Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. We are going to start a new chapter, gravitation here. So in this video we are going to start directly questions of gravitation और जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है वो क्वेश्चंस के साथ ही मैं इस बार एक्सप्लेन करूँगी। एक अलग से वीडियो मैंने उसकी नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि कोई इतना टफ चैप्टर ये नहीं है, इजी है, 2-4 टॉपिक है इसमें, वो क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन हो जाएंगे। So this is the question series we are going to do here. So our first question is, a planet of radius r is equal to 1/10 into radius of earth has the same mass density as earth. ठीक है, हमें एक planet दिया हुआ है बेसिकली, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें एक planet दिया हुआ है, उस planet का रेडियस कितना है 1/r ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी कि जो उस प्लैनेट का रेडियस है वो 1/10 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ है और मास डेंसिटी उसकी सेम है जो अर्थ की है। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक वेल यानी कि एक कुआं बनाया, कितनी डेप्थ का, r/5 डेप्थ का, ठीक है, ये एक प्लैनेट है, उसमें क्या किया साइंटिस्ट ने, एक कुआं बनाया, कितनी डेप्थ का, r/5 डेप्थ का, ठीक है। तो ये डेप्थ जो दी हुई है हमें, ये r/5 दी हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक लोअर अ वायर ऑफ सेम लेंथ, उसके अंदर एक वायर डाल दी, एंड अ लीनियर मास डेंसिटी, और जो वायर है उसकी लीनियर मास डेंसिटी हमें ये दे दी, ठीक है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। यानी कि ये क्या दिया हुआ है, एक तरह से जो वायर है उसका क्या दिया हुआ है, किलोग्राम पर मीटर से क्या समझ आ रहा है, मास पर यूनिट लेंथ हमें वायर का दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी वायर की। और उन्होंने कहा, इफ़ द वायर इज़ नॉट टचिंग एनीवेयर, वायर कहीं टच नहीं कर रही है, देन फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय अ पर्सन होल्डिंग इट इन अ प्लेस इज। तो ऊपर से क्या है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है वायर पे, ठीक है, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है, कितने न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो हमें बताना है। और ये वायर जो है ये इसको वॉल को कहीं भी टच नहीं कर रही है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ हमें 6 × 10⁻6 मीटर गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कुआं खोदा और उस कुएं में एक वायर लटका दी। अब वो जो वायर है उसको ऊपर से एक पर्सन ने पकड़ रखा है, वो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा वो हमें बताना है। और जो कुएं की विड्थ दी हुई है, कितनी गहराई तक खोदा है, तो वो क्या दिया हुआ है, r/5 हमें गिवन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो गिवन है हमने वो लिख लिया। रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है, जो प्लैनेट हम ले रहे हैं उसका रेडियस क्या है, 1/10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है, तो rp/r हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। डी हमें कितनी डेप्थ तक गया, r/5 तक हमें गिवन है। ये लीनियर मास डेंसिटी वायर की 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर हमें गिवन है। अर्थ की ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्वेश्चन में गिवन है। और रेडियस ऑफ अर्थ, ये इतना डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो होगा वो कितना हमें गिवन है, 1/10 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ की हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 6 × 10⁻6 मीटर। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट हमारे पास निकल के क्या आ गया, 6 × 10⁻5 मीटर, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी के लिए देखो, स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला होता है Gm/r², ठीक है। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, Gm/r²। ये जो स्मॉल जी है इसका मीनिंग होता है ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल को हम स्पेस में ड्रॉप, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है वो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या इसको थोड़ा सही से डिफाइन करें तो जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींच रही है, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। मास यहाँ प्लैनेट का मास होता है और आर जो है ये रेडियस होता है प्लैनेट का, ठीक है। अर्थ हमने लिया है तो अगर अर्थ हम मास और रेडियस अर्थ का ले रहे हैं तो ये अर्थ की ग्रेविटी आएगी, मास और अर्थ रेडियस किसी और प्लैनेट का ले रहे हैं तो उस प्लैनेट की ग्रेविटी आएगी। ग्रेविटी लगभग हर एक प्लैनेट में होगी, ठीक है, किसी में कम होगी किसी में ज़्यादा होगी। अब जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, कुछ ऊपर तक हम जाएंगे
जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे भी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है और एक टाइम पे आके वो फिनिश हो जाती है। जहाँ पे इसका अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म होगा वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू भी स्पेस में जाके ज़ीरो हो जाती है। ऐसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली जब हम ये अर्थ से ऐसे अंदर को आते हैं, गहराई में जाते हैं, वैसे भी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है और ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ ज़ीरो होती है। ठीक है, ये कुछ था ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? वो एक्सेलरेशन जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका फॉर्मूला होता है gm/r²। तो g हमारे पास क्या होता है? gm/r² होता है। मास को क्या लिख दिया हमने? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे प्लैनेट लिया है हमने एक, जिसमें हमने कुआं खोदा है, तो हम प्लैनेट की सब चीज़ें लेंगे। तो डेंसिटी हमने प्लैनेट की ले ली ρp, वॉल्यूम हमने प्लैनेट का ले लिया। प्लैनेट कैसा है? स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4/3 πr³ आ जाएगा, तो वो ले लिया। नीचे r² है। अब देखो क्या होगा यहाँ r से r क्या है? नीचे r² है और ऊपर r³ है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखो g की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। 4/3 पाई कांस्टेंट है। डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी भी कांस्टेंट है जो प्लैनेट की है, तो जो हमारा स्मॉल g है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? rp के है। यानी कि जो ग्रेविटी है प्लैनेट की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है? हमारे पास रेडियस के। तो gp/g की रेशो निकालेंगे तो क्या आएगी? rp/re आएगी, और rp/re हमें क्वेश्चन में 1/10 गिवन है। तो जीपी क्या आ जाएगा? 1/10 इंटू जीई, और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो 10/10 क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है अब देखो हमें इस प्लैनेट की ग्रेविटी पता चल गई। देखो फोर्स कैसे निकालते हैं हम? mg करके निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले ग्रेविटी पता करनी थी, इसलिए हमने सबसे पहले g निकाला। ठीक है, तो हमने g प्लैनेट का निकाला, तो हमें पता चल गया g प्लैनेट का कितना आ गया हमारे पास? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन जैसे ही हम प्लैनेट के ऐसे अंदर जाएंगे, कुआं खोद के उसके अंदर जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? जीपी की वैल्यू और ज़्यादा कम होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे अर्थ के सरफेस पे 9.8 होती है, और जैसे ही हम अंदर जाने लगते हैं वैसे वैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती है, और जब हम सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली इस प्लैनेट पे क्या है? सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब देखो वो जो कुआं हमने ऐसे खोदा था उसमें एक वायर ऐसे लटकाई हुई थी। अब उस पूरी वायर पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालने के लिए हम क्या लेंगे? पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे dx। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने dx। इस स्मॉल एलिमेंट का मास कितना बनेगा? लैम्डा dx बनेगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी है, जो क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ से मास निकालेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा इंटू लेंथ। लेंथ इस ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी लेंथ हमने dx एज्यूम कर ली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो स्मॉल एलिमेंट dx हमने लिया है, स्मॉल एलिमेंट dx हमने लिया है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी आ गई? लैम्डा मास क्या आ गया? लैम्डा इंटू dx। और साथ में क्या होता है? ग्रेविटी होता है g, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? g इंटू एक्स। जी एक्स क्यों लिखा है? इस एलिमेंट की ग्रेविटी यहाँ पे लिखी है जी एक्स, क्योंकि जैसे हम नीचे आ रहे हैं ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है जी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। ठीक है, तो जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो जहाँ डी एक्स एलिमेंट है वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी उसके लिए मैंने जी एक्स लिखा है। तो अब देखो जी एक्स क्या हमारे पास आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ विल बी, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास? देखो r/5 तक का कुआं खोदा है हमने, तो 0 से r/5 आ गई, लैम्डा एज इट इज़। अब ग्रेविटी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g इंटू 1 माइनस d/r। ठीक है, g इंटू 1 - d/r ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेप्थ पे
ये फॉर्मूला होता है जब हम डेप्थ में जाते हैं, डी यहाँ पे डेप्थ है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, लैम्डा एज इट इज़ आ गया जी एक्स, यानी कि एक्स डिस्टेंस पे ग्रेविटी कितनी आ गई, जितनी उसकी सरफेस पे थी जी पी, इंटू 1 माइनस कितने डेप्थ पे है, एक्स डेप्थ हमने लिया है, डी एक्स एलिमेंट जो लिया है वो एक्स डिस्टेंस पे लिया है नीचे, तो एक्स डिवाइड बाय आर, और बाहर क्या आ गया डी एक्स एज इट इज़। अब लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा बाहर निकाल लिया, जीपी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, 1 आई थी हमारी सरफेस पे जो प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, तो वो 1 आई थी, तो लैम्डा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू डी एक्स, तो हमारे पास ये टर्म निकल के आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2r, तो 0 से r बाई 5, और फिर हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके फर्दर क्या आ जाएगा 9r बाय 50 लैम्डा, तो 9 बाय 50 r की वैल्यू हमें पता है कितनी है, हमने निकाल ली, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 है, लैम्डा 10 टू द पावर -3 क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 108 न्यूटन। ठीक है तो बेसिकली हमने किया क्या, ये जैसे वायर थी, हमने क्या किया, एक वायर में स्मॉल एलिमेंट ले लिया, फोर्स हमें पता है mg होता है, तो हमने उस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाला लीनियर मास डेंसिटी से लैम्डा डी एक्स करके, और उस स्मॉल एलिमेंट की ग्रेविटी निकाली जी एक्स, क्योंकि नीचे वैसे तो फोर्स का फॉर्मूला mg होता है, लेकिन नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, g की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम सीधा mg नहीं लगा सकते, हमने एक स्मॉल एलिमेंट का लिया, फिर हमने उसको 0 से r बाई 5 इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास पूरी वायर पे कितना फोर्स लगा वो हमारे पास आ गया। ठीक है, जी की वैल्यू डेप्थ में जा रहे हैं, चेंज हो रही है, वो किस अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 108 न्यूटन हमारा इसका आंसर आ रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सो इट हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या गिवन है, अ satellite is moving with a constant speed v in a circular orbit about the earth। ठीक है, तो जैसे मैंने माना ये अर्थ है और ये अर्थ है सेंटर वाली, और अर्थ के अबाउट एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट, तो इस सैटेलाइट में से हम एक मास m बाहर फेंक रहे हैं, सच दैट इट जस्ट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और उसको इस तरह से फेंक रहे हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर आ रहा है। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर आ रहा है, यानी कि वहाँ एक ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ इजेक्शन उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है क्या होगी। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम एस्केप वेलोसिटी देके फेंकेंगे, एस्केप वेलोसिटी देके उसको थ्रो करेंगे, तो क्या होगा, वो अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल सरफेस से बाहर चला जाएगा। ठीक है जैसे देखो हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, तो क्या होगा, वो थोड़ी दूर तक जाएगा और रुक जाएगा, हमने उसकी वेलोसिटी और बढ़ा दी, वो थोड़ी और ऊपर तक जाएगा। एग्जाम्पल बॉल का ही ले लो, हम आराम से बॉल को फेंक रहे हैं तो वो थोड़ी ऊपर तक जाती है, अगर हम उसको थोड़ी और तेज़ से फेंकते हैं वेलोसिटी देके तो वो थोड़ी और ऊपर जाएगी, अगर हम उसे और वेलोसिटी को और हाई करते तो उसकी हाइट और ऊपर तक जाएगी। तो मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी हम देंगे उतनी ज़्यादा वो ऊपर तक जाती रहेगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू वेलोसिटी की ऐसी आएगी जिसपे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि देखो जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर को फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके हम उसे ऊपर को फेंकते हैं, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी और उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद क्या करता है, ग्रेविटी उसको फिर अपनी तरफ खींचती है और वो चीज़ नीचे आ जाती है। लेकिन अगर हम उसे एस्केप वेलोसिटी देके खींचेंगे कि वो ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी के से ही बाहर चली जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा जो उसको वापस खींचेगा। ठीक है, तो वो उसके अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाएगी। तो अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से किसी भी चीज़ को बाहर फेंकना है तो हमें वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी। तो एट द टाइम ऑफ इजेक्शन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ½ mv²
यानी कि एस्केप वेलोसिटी देके हमने उसे फेंका है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी ई स्क्वायर, ठीक है। और वी ई की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, वी ई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो एक रिलेशन होता है, वी ई होता है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, और ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और वी ई जो होता है वो होता है √2gr, और वी ओ यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम लिखते हैं वो होता है हमारे पास gr। तो जो वी ई होता है वो √2 v0 कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी को जो एस्केप वेलोसिटी है हम उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी की टर्म्स में अगर लिखें तो √2v का स्क्वायर ये आ जाएगी। सो इट वुड बी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ m √2 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 2, और v स्क्वायर, v0 की जगह मैंने v ले लिया तो ये क्या आ जाएगी बेसिकली mv स्क्वायर, चाहे v0 लो v लो, जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन में v गिवन है तो v ही ले लिया, हाँ उसने कहा था v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ठीक है v ले लिया, तो क्या आया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई mv स्क्वायर। सिंपल v की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया हमने यहाँ पे और हमारे पास आ गया mv स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट हेयर ऑप्शन हेयर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। What this question says, a thin uniform annular disk of mass m has outer radius 4r and inner radius 3r। देखो डायग्राम की हमें गिवन है, डिस्क है एक, उसका आउटर रेडियस 4r हमें गिवन है, इनर रेडियस हमें 3r गिवन है, और एक p पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पे जो 4r डिस्टेंस पे दिया हुआ है। द वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम द पॉइंट p ऑन इट्स एक्सिस टू इन्फिनिटी इज। देखो एक यूनिट मास को हमने p पॉइंट से इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है। तो अगर किसी यूनिट मास को हमने p पॉइंट से इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। अगर यहाँ ग्रेविटी है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है Gm/r, ठीक है, Gm/r होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे मास भी देखो वेरी कर रहा है, अंदर वाला रेडियस 3r है, बाहर वाला रेडियस 4r है। तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिप ले लेंगे, ऐसे 3r और 4r रेडियस के बीच में एक स्ट्रिप ले लेंगे, उसका पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक ओवरव्यू में दे रही हूँ, उससे सबसे पहले उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे dv, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 3r से 4r तक, और जब हम उसको 3r से 4r तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये पूरे डिस्क की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट P पे, ठीक है, कि कितना पोटेंशियल हमें लगेगा P पॉइंट से मास m को इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए, और वो जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें डिस्क के सेंटर पे एक डिस्क के सिमेट्रिकली हमें एक सरफेस लेना होगा। लेट अस सी, जैसे यहाँ पे है, देखो ये रेड कलर से डिस्क बनाई हुई है, इनर का रेडियस 3r है, आउटर रेडियस 4r है, और ग्रीन कलर से एक मैंने एलिमेंट्री सर्कल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास पर यूनिट एरिया। अब पूरी डिस्क का अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, मास पूरी डिस्क का क्या है, कैपिटल M है, एरिया क्या है पाई, आउटर वाले का क्या है 4r रेडियस है, तो पाई 4r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3r का स्क्वायर। सो इट विल बी, ये हो जाएगा पूरी डिस्क का। और अगर हम ये जो हमने ग्रीन कलर से ली है उस वाली सिमेट्रिकल जो ये हमने सर्कल लिया है उसका कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, मास उसका लेंगे हम dm और उसका एरिया क्या लेंगे, सपोज वो जो हमने सर्कल लिया उसकी थिकनेस dx है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सर्कमफ्रेंस 2πr और उसकी थिकनेस क्या है dx, ठीक है। ये x डिस्टेंस पे हमने सपोज लिए
तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 पाई एक्स आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, 2 पाई एक्स डी एक्स आएगा। ठीक है, एक्स रेडियस लिया हमने उसकी। तो यहाँ से हम dm की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, और ये आएगा 9 पाई आर स्क्वायर। 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ इधर जो पाई आएगा उससे पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से dm निकल के आ जाएगा 2m/7 आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये dm की आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हमने ये जो हमने एक एज्यूम किया है एक सर्कल, उसका हमने मास dm कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम पोटेंशियल निकालना है हमने, तो पोटेंशियल क्या होता है -Gm/r होता है। तो -G मास क्या है, ये जो हमने एज्यूम किया सर्कल उसका dm है, और वो कितने डिस्टेंस पे है ये देखो कितने डिस्टेंस पे है वो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है हमें 4r गिवन है, और ये रेडियस इसका कितना है, ये हरे वाले तक लाइन तक, ग्रीन लाइन तक x गिवन है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4r² + x²। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। -G dm की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो यहाँ हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी 2m/7 r² x dx, और डिवाइड बाय जो 4r² + x²। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2gm/7 r² x dx, और ये पूरी टर्म यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया 16r² + x² को t² सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x dx 2t dt के इक्वल आएगा, और x dx क्या आ जाएगा हमारे पास t dt के इक्वल। अब यहाँ से अगर हम x को यहाँ पे 3r लगते हैं, x हमने 3r से 4r तक वेरी कराना है, तो x को अगर हम 3r रखेंगे तो क्या आएगा 16r² - 9r², यानी कि क्या आ जाएगा 5r आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जा रही है 5r आ जा रही है, और अगर हम x की वैल्यू को 4r रख रहे हैं तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रही है 4√2r आ जा रही है। तो अब हमने इसमें t में कन्वर्ट कर रहे हैं इस इंटीग्रल को, तो हमारे पास यहाँ से और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dv को इंटीग्रेट किया हमारे पास आ गया यहाँ पे v, और 2gm एज इट इज़ डिवाइड बाय 7r²। ठीक है, 1 बाय जो ये पूरी टर्म है इसको हमने t² लिखा था। ठीक है, तो अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और साथ में x dx को लिख दिया t dt, और वो t से t कैंसल आउट हो गया, तो हम और t की हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, -2gm/7 r² कॉमन ले लिया, अंदर क्या है t dt। ठीक है, यहाँ एक t है, तो t, एक मिनट सही किया था, यहाँ पे t नहीं है, वो t कैंसल आउट हो गया था। ठीक है, इंटीग्रेट किया तो t आ गया। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास ये आ गया। अब वर्क डन क्या होगा, कितना वर्क डन किया एक यूनिट मास को p पॉइंट से इन्फिनिटी लेके जाने के लिए, वो क्या होगा इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल है माइनस पोटेंशियल एट Vp पॉइंट P, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा जितनी दूर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v कम होगा। तो जब हम r इन्फिनिटी लेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे, वहाँ पोटेंशियल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो Vp जब p से इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो वर्क डन हमारे पास कितना होगा -Vp के इक्वल होगा, तो वो हमने निकाल लिया। तो ये नेगेटिव टर्म आई थी, तो -Vp आएगा वर्क डन, तो ये क्या आ जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 2gm/7 r 4√2 - 5, 2gm/7 r 4√2 - 5, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया। सिंपल एक स्ट्रिप ली हमने, सर्कुलर स्ट्रिप, उसका मास निकाला, उसका पोटेंशियल निकाला एक पॉइंट के अबाउट, और उसके बाद उस पोटेंशियल को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास ये निकल के आ गया।
नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है इसमें, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट, आर लेस देन इक्वल टू आर एंड 0 फॉर आर ग्रेटर देन आर, where rho naught is constant. A test mass can undergo circular motion under the influence of gravitational field of particle. If v is the function of distance r from the center of system, then it is represented by, देखो कोई भी पार्टिकल है वो अगर सर्कुलर मोशन ले रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो क्या हो जाएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है वो किसके इक्वल होगा, G/m/r² के इक्वल होगा। ठीक है, यही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो V हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, √r आ रहा है। लेकिन ये कब होता है, जब R जो कंडीशन हमें दी हुई है वो ग्रेटर देन R हो। ठीक है, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम हमें लिया है, तो उसका अगर रेडियस यहाँ पे r है तो हम इस r से बाहर अगर कोई r ले रहे हैं, स्मॉल r, इस कोई पॉइंट ले रहे हैं इससे बाहर, तब ये वाला सिस्टम हमारा ये कंडीशन हमारी लगती है v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। अब अगर हमारे पास r जो है वो लेस देन r हो, यानी कि कोई ऐसे अंदर, इसके अंदर ही कोई पॉइंट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, mv²/r इज इक्वल टू m, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है इस केस के लिए और वो होती है Gm/r³ इंटू r, ये होती है। ठीक है, अगर वो पॉइंट अंदर लाई करे तो यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखो ये r है, यहाँ मल्टीपल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, तो यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है हमारे पास, r आ रहा है, और हमें v और r में ही ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें जस्ट ये बताना है, देखो जब r इज़ लेस देन r है, ठीक है, जब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से कम है तब तक डायरेक्ट रिलेशन है v और r में, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन देखो a और b में आ रहा है, b और d ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो a और c में से कोई एक सही हो सकता है। अब अगर हम बात करें r ग्रेटर देन r की, तो जो v की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r वेरी कर रही है, यानी कि कांस्टेंट तो नहीं आ रही, तो a भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ से c ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल देखना है, r की वैल्यू एक बार ग्रेटर देन r रखो, स्फीयर से बाहर लेके चलो, तो क्या लगेगा, सर्कल में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ से v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r आ गया, और जब लेस देन r है तो हमारे पास मास और अंदर ये क्या हो जाता है, Gm/r³ इंटू r। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A binary star system consists of two stars having time period Ta and Tb, radius Ra and Rb and mass Ma and Mb। देखो बाइनरी स्टार्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं, जैसे ये सेंटर, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो रिवॉल्व करते हैं, जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये A है, ये यहाँ पे कोई प्लैनेट है, तो वो ऐसे रिवॉल्व करेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कोई दूसरा है, उसका भी सेंटर ऑफ मास यही है और वो दूसरे ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, नहीं दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम है, तो ये क्या होते हैं, बाइनरी स्टार होते हैं। अब देखो इन दोनों पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो सेम लग रहा होगा, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को के इक्वल होता है, यही कंडीशन होती है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होता है। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो m⍵²r जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी कांस्टेंट होगा, और m और r हमें कांस्टेंट ही दिए हुए हैं प्लैनेट के, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, वैसे भी बाइनरी स्टार्स के लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा क्या होता है, 2π/t,
तो टी बी कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि टी ए विल बी इक्वल टू टी बी। दोनों केसेस में टाइम सेम होगा, ठीक है, दोनों स्टार्स के लिए टाइम पीरियड सेम होगा, क्योंकि ओमेगा जो है ओमेगा कांस्टेंट होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग। विदाउट डैम्पिंग ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज करेक्टली शोन। एक्सेलरेशन वेक्टर बताना है। देखो 4 ग्राफ यहाँ पे हमें गिवन है। तो फर्स्ट केस में तो देखो एक्सेलरेशन दिया ही उसके अलोंग है। जब ऐसे सिंपल पेंडुलम ऐसे मूव कर रही होती है, ठीक है, ये सपोज हाईएस्ट पोजीशन है, उससे थोड़ा सा नीचे आई यहाँ पे, तो ये तो एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है इस डायरेक्शन में, एक जैसे वो इधर को मूव कर रही है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होगा? ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ बॉब। और रेडियल एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि एक वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल ही है जिसमें सिंपल पेंडुलम मूव करती है, तो एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा टुवार्ड्स द रेडियस, ठीक है। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, ए रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो देखो यहाँ तो है ही रेडियस के अलोंग, तो ये तो हो नहीं सकता, और यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे देखो तो नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की डायरेक्शन में बना दिया, तो वो भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। देखो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ अगर ए आर होगी रेडियल, यहाँ ए टेंजेंशियल होगी, तो उन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। सो इजी क्वेश्चन था पर अच्छा था। नेक्स्ट देखो, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हमें गिवन है? जी। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मास m इज रेज्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस r इज। तो अब क्या किया हमने, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे रेडियस क्या होगी? 2r, नहीं r होगी, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के r डिस्टेंस तक और ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है GMM ओवर R माइनस GMM ओवर R। G मास प्लैनेट का, स्मॉल m मास जो बॉडी को हम लेके जा रहे हैं उसका, और r दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो इनिशियली तो क्या होगा, ये बॉडी यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी है, तो रेडियस क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। इसका मास कैपिटल M, बॉडी का मास स्मॉल m, तो इनिशियल ui क्या आ जाएगा? माइनस GMM/r। u फाइनल क्या आएगा हमारे पास? माइनस GM, मास तो सेम ही रहने वाले हैं दोनों के। डिस्टेंस कितना हो गया अब यहाँ पे? 2r हो गया, ठीक है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा? माइनस GMM/2r माइनस, और वो वाला भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा GMM/r। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? इट विल बी GMM/2r, ये आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R है, सॉरी, ये आ जाएगा। अब स्मॉल g का फॉर्मूला होता है GM/r², ठीक है। तो यहाँ से GM क्या आ जाएगा? कैपिटल GM स्मॉल g इंटू r² इंटू m डिवाइड बाई 2r, एक r से एक r कैंसल, सो इट विल कम आउट टू बी हाफ mgr। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, हाफ mgr। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। सिंपली हमने अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो यहाँ से हमारा एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थ के सरफेस पे माइनस GMM ओवर R, कैपिटल M मास प्लैनेट का, स्मॉल m मास बॉडी का। अब अगर उस बॉडी को हम किसी हाइट तक उठा के लेके जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा वो हमने इसमें कैलकुलेट किया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड द कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना श्रिंक हो रहा है? रेडियस 1% से श्रिंक हो रहा है। सो
और मास उसका सेम रह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज और बी जीरो। यानी कि अगर अर्थ के रेडियस को, अर्थ को श्रिंक कर दे, अर्थ का रेडियस 1% कम हो जाए तो ग्रेविटी क्या सेम रहेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी या ज़ीरो हो जाएगी, क्या होगी? अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। सो देखो क्या होता है, देखो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Gm/r²। ये होता है हमारे पास नॉर्मली ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब क्या करते हैं हम, रेडियस को श्रिंक कर देते हैं 1% से। तो 1% से श्रिंक करेंगे तो 1% निकालो, 1/100 क्या होता है, 0.01। ठीक है, तो पहले अगर 1 था तो 1 में से 0.01 माइनस करो, क्या आएगा, 0.99। तो नया जो रेडियस है वो 0.99 आर हो गया। ठीक है, तो अब जी डैश अगर हम नई ग्रेविटी निकालेंगे क्या आएगा, Gm/0.99 आर का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों की रेशो निकालूं तो रेशो क्या आएगी, जी डैश बाय जी की। देखो Gm तो दोनों में कांस्टेंट है, इसमें भी कैंसल आउट हो जाएगा, और G और R में इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो जी डैश का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.99 R का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, R का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, ये बताना है। तो जी डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, जी R/0.99 R का होल स्क्वायर, R से R कैंसल, ये जो भी टर्म बनेगी 100 में, ये टर्म देखो क्या बन रही है, जी डैश इज इक्वल टू जी 100/99 बन रही है का स्क्वायर, जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो जी डैश जो भी आएगा वो जी से ज़्यादा ही आएगा, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू अब क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि अगर रेडियस कम करो तो ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इंक्रीज, वैसे भी यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते थे, अगर कितना % इंक्रीज होगी ये पूछते तो हमें ये पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, उन्होंने जस्ट पूछा है कि इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो सिंपली यहाँ से भी बता सकते थे, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, सिर्फ जी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आर कम होगा तो जी क्या होगा, स्मॉल जी, इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस जो सीरीज़ थी, क्वेश्चन सीरीज़ थी, इसमें आपको एक तो स्मॉल जी ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बारे में पता चला। जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती है, जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से नीचे डेप्थ में जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है, ये पता चला। एक पोटेंशियल एनर्जी का पता चला, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे कितनी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे कितनी होगी। एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया। ऑर्बिटल वेलोसिटी बताया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी और सैटेलाइट जब या कोई भी थिंग जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन हमने पढ़ा कि v इज इक्वल टू √2v0 होगा। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई है। बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।